उपलब्धता हेतु 622 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गांव में ई गवर्नेंस विस्तार करने हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 1,65,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह नवंबर 2022 तक 12 किस्तों में 51,639 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया गया। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 631 करोड़ 93 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 49 जनपदों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद सम्मिलित हैं। योजना के अंतर्गत 1714 क्लस्टर्स आच्छादित हैं, जिनका सम्मिलित क्षेत्रफल 85,710 हेक्टेयर है। योजना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना हेतु 753 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 55 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 102 करोड़ 81 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। दलहन और तिलहन बीज मिनी किट वितरण योजना हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के डिजिटल डाटाबेस हेतु एग्री स्टैक योजना हेतु 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 46 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है। पेराई सत्र 2021-22 में प्रदेश के 27.60 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई तथा 120 चीनी मिलों द्वारा 1016 लाख टन गन्ने की पेराई कर 101.98 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। वर्तमान पेराई सत्र 2022-23 में 117 चीनी मिलों का संचालन हुआ है एवं इस सत्र में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 28.53 लाख हेक्टेयर है, जिससे चीनी का उत्पादन 105 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। वर्तमान सरकार द्वारा कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है, जिससे गन्ना मूल्य खाता केवल मिल प्रतिनिधि के स्थान पर अब मिल प्रतिनिधि एवं जिला गन्ना अधिकारी तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जा रहा है। चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है। विगत 5 वर्षों में 27,531 हेक्टेयर गन्ना खेती में ड्रिप इरिगेशन संयंत्र की स्थापना हुई है। इससे 50% तक सिंचाई जल की बचत होगी। सिंचाई जल के साथ पोषक तत्वों के प्रयोग से 50% रासायनिक उर्वरकों की बचत होगी। साथ ही ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से क्षार युक्त और अल्प वर्षों वाले क्षेत्रों में ये गन्ने की खेती संभव हो सकेगी। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान कृषकों की आय में अभिवृद्धि हेतु कृषि शिक्षा शोध एवं अनुसंधान के साथ साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, बांदा तथा मेरठ में अवस्थापना कार्यों हेतु लगभग 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय कैंपस आजमगढ़ में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा जनपद गोंडा में कृषि महाविद्यालय कैंपस की स्थापना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दुग्ध विकास भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन
करने वाला देश है, जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता राज्य है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या एवं घटती हुई कृषि योग्य भूमि के कारण दुग्ध व्यवसाय की एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल भूमिहीन मजदूर बेरोजगार हेतु अतिरिक्त आय का लाभप्रद साधन है। वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 86 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 61 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु 25 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुपालन प्रदेश के निराश्रित बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 187 बृहद गो संरक्षण केंद्र का निर्माण कराया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष 171 केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण है। प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गो आश्रय केंद्र स्थापित क्रियाशील हैं। छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशु रोग नियंत्रण हेतु 116 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ पालन योजना हेतु 3 करोड़ 44 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत होलसेल फिश मार्केट के लिए 257 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 741 करोड़ 98 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन हेतु 206 करोड़ 27 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के कृषकों को गुणवत्तापूर्ण टिश्यू कल्चर केला पौध उपलब्ध कराने हेतु ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जिला सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2021-22 में 7556.91 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है, जिससे 18.76 लाख कृषकों को लाभान्वित हुए। वर्ष 2022-23 में दिनांक 30/11/2022 तक 6,936.76 करोड़ रुपए का ऋण वितरित कर 15.41 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया है। खादी एवं ग्राम उद्योग पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत भारत सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में लाभान्वित लाभार्थियों को ब्याज उत्पादन की सुविधा 3 वर्षों तक दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना हेतु 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग विकास एवं सतत रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे हाथ कागज केंद्र कालपी जालौन के पुनरुद्धार दोना पत्तली मिशन मशीन का वितरण, सोलर चरखा का वितरण कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम व जनपद लखनऊ में माटी कला टेराकोटा प्रशिक्षण एवं फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80,000 हथकरघे में हैं।
प्रदेश में 2.58 लाख पावर लूम कार्यरत हैं, जिसके माध्यम से 5.50 लाख पावर लूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की गई है, जिसमें वस्त्र क्षेत्र के निवेशकों एवं नया स्वरोजगार प्रारंभ करने वाले युवाओं को अनेक वित्तीय सुविधाएं अनुमन्य की गई हैं, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। गारमेंटिंग नीति 2017 के अंतर्गत 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के पावर लूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। इस हेतु 345 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पावर लूम उद्योग विकास योजना हेतु 20 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। झलकारी बाई पोरी हथकरघा एवं पावर लूम विकास योजना हेतु लगभग 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स वित्तीय वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू की गई। इस पायलट योजना का विस्तार करते हुए लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत अनुरूप 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन का 5 वर्षों में वितरण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। योजना हेतु 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्टेट डाटा सेंटर हेतु 85 करोड़ 89 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रदेश में आईटी पार्क्स की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017-2022 के तहत राज्य को लगभग 53,000 व्यक्तियों को रोजगार के साथ लगभग 6300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 दिनांक 18 नवंबर 2022 को अधिसूचित की गई है। इसके अंतर्गत लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है, जिससे लगभग 50,000 व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष एवं 1 लाख व्यक्तियों हेतु अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। बेसिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। समग्र शिक्षा अभियान में हेतु 20,255 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने हेतु 510 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर के पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। योजना हेतु 300 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई है। गरीबी रेखा के ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क स्वेटर एवं जूता मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कक्षा 1 से 8 तक छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने हेतु 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बनटंगिया गांव में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण हेतु 11 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रवेश दिलाए जाने हेतु 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा वर्तमान में प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबंधित सामान्य शिक्षा हेतु 2357 राजकीय 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त
एवं 21,023 वित्तविहीन कुल 27,892 माध्यमिक विद्यालय तथा संस्कृत शिक्षा के लिए 2 राजकीय 971 सहायता प्राप्त एवं 267 वित्तविहीन कुल 1240 विद्यालय संचालित हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित विद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण संवर्धन के लिए विद्यालय की परिसंपत्तियों का उपयोग करते हुए विद्यालयों की आय बढ़ाने की योजना प्रस्तावित है। केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 1003 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रोजेक्ट अलंकार योजना अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृत विद्यालयों की परिसंपत्तियों के सृजन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्ववित्त पोषित विद्यालयों में निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता पिता की दूसरी बच्ची की फीस प्रतिपूर्ति हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान में 19 राज्य विश्वविद्यालय, 1 मुक्त विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, 172 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त शासकीय महाविद्यालय एवं 7372 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं। नेक रैंकिंग में लखनऊ एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय को A++ श्रेणी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार KGMU को भी नेक रैंकिंग में A+ श्रेणी प्राप्त हुई है। मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को A श्रेणी प्राप्त हुई है। भारत में प्रथम बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को नेक रैंकिंग प्रदान हुई है और ये श्रेय प्रदेश के कानपुर कृषि विद्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में से MIT विश्वविद्यालय को A श्रेणी तथा शारदा विश्वविद्यालय, गलगोटिया विश्वविद्यालय एवं GLA विश्वविद्यालय को A+ श्रेणी प्राप्त हुई है। प्रदेश में प्रथम बार 11 विश्वविद्यालयों द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की तैयारी कर सहभाग लिया है। 4 विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय रैंकिंग हेतु QIS रैंकिंग में भाग ले रहे हैं। विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था। देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 201 राजकीय संस्थाएं एवं 19 अनुदानित संस्थाएं अर्थात 220 संस्थाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 168 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 52 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें निकट भविष्य में PPP मोड पर संचालित किया जाना है। वर्तमान में 1372 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। मान्यता राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए कुल प्रवेश क्षमता 2,23,779 है। छात्र छात्राओं को अधिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग हेतु मैन पावर उपलब्ध कराने की दृष्टिगत सत्र 2022-23 में न्यू एज कोर्स के अंतर्गत 4 पाठ्यक्रम यथा डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण 21 राजकीय पॉलिटेक्निकों में प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रवेश क्षमता 1575 है। राजकीय पॉलिटेक्निकों की स्थापना एवं अवस्थापना विकास हेतु क्रमशः 50 करोड़ रुपए एवं 33 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़ तथा मिर्जापुर में कक्षाओं के संचालन हेतु 1.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा विद्यालय अभियंत्रण संस्थाओं में पूर्व से निर्मित भवनों के जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण हेतु 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,72,872 सीटें उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में
में से 47 में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा संचालित कराई जा रही है। संपूर्ण प्रदेश में महिलाओं हेतु 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं। संपूर्ण प्रदेश में 2963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें 4.58 लाख से अधिक सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सहभागिता से प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के तकनीकी उन्नयन की योजना के अंतर्गत आधुनिक कार्यशालाओं एवं कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना की लागत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें 88% अंश टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा तथा 12% अंश राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु 10,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में कार्यशाला, प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि के निर्माण के लिए 477 करोड़ रुपए का व्यय वहन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में परियोजना के लिए 940 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई गई है। परियोजना के फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 30,000 छात्र प्रशिक्षित होंगे। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम में 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के हेतु 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। केंद्र प्रायोजित स्ट्राइप योजना के अंतर्गत 29 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण कराया जाएगा। इस हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल विकास कोष की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के संबंध में त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहारनपुर, फतेहपुर एवं बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण हेतु 20 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मानवर, हमारी सरकार के पहले की सरकारों का रवैया प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति घोर उपेक्षा का रहा। प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि अपनी प्राचीन धार्मिक आस्था को प्रकट करना अपराध की श्रेणी में आ गया था। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुत्थान का अभियान प्रारंभ किया तो उनका विरोध भी किया गया। कर्मयोगी और पराक्रमी पुरुष विरोध और अवरोध को पराभूत कर अपना मार्ग बनाना जानते हैं। मैं पक्षी तूफानों में राह बनाता, मेरा राजनीति से केवल इतना नाता, तुम मुझे रोकते हो अवरोध बिछाकर, मैं उसे हटाकर आगे बढ़ता जाता। संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना का कार्य किया गया। वर्तमान में वैदिक विज्ञान केंद्र में वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान एवं वैदिक न्याय शास्त्र सहित शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत 3 पहुंच मार्गों का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य तथा 6 स्थानों पर पार्किंग तथा जन सुविधाओं के विकास का कार्य किया जा रहा है, जिन्हें आगामी 2 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है। जनपद मिर्जापुर में प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर, मां अष्टभुजी देवी मंदिर एवं काली खो मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराए जाने तथा त्रिकोणीय परिक्रमा पथ को विकसित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। जनपद अयोध्या एवं चित्रकूट की भांति जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना का प्रस्ताव है। भजन संध्या स्थल की स्थापना हो जाने से तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ सांस्कृतिक विकास का कार्य भी किया जा सकेगा। जनपद सीतापुर में प्रसिद्ध तपोस्थली नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना से वेदों एवं पुराणों में संरक्षित ज्ञान को आम जन के बीच ले जाने हेतु अध्ययन कार्य किया जाएगा। पर्यटन। उत्तर प्रदेश के पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि की गई है। इससे पर्यटन वृद्धि के राजस्व में वृद्धि होने के साथ साथ अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 से 24 करोड़ 87 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 24 करोड़ 83 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 4,10,000 से अधिक रही है। स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत गोरखपुर, देवी पाटन, डुमरियागंज का पर्यटन विकास। स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत जेवर, दादरी, सिकंदराबाद, नोएडा, खुर्जा, बांदा का समेकित पर्यटन विकास जनपद मथुरा स्थित
गोवर्धन के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास 300 करोड़ रुपए की धनराशि से कराया जा रहा है। शक्तिपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रयागराज के समेकित विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बौद्ध परिपथ के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड का समेकित पर्यटन विकास हेतु 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शुक्र तीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देना हेतु 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेंट हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु 2.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के का 9.23% है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं में सड़क, रेलवे लाइन, नहरों के किनारे की भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य योजना है। वर्षा काल 2023 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है। सामाजिक मानकीकरण योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पौधशाला प्रबंधन योजना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में इको टूरिज्म के विकास हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। छात्रवृत्ति योजनाएं पिछड़ा वर्ग के पूर्व दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 2107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 962 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के हेतु 530 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 34 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण पूर्व से निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के विशेष कार्यों हेतु कुल 20.60 करोड़ रुपए तथा निर्मित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु 8.64 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह, सह प्रशिक्षण केंद्र हेतु शैक्षिक संगठनों को सहायता प्रदान किए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रथम चरण में 29 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक कल्याण पूर्व दशम कक्षाओं कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं हेतु योजना के अंतर्गत ऐसे छात्र छात्राओं को जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए है को अधिकतम रुपए 3000 वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किए जाने का प्राविधान है। दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिए अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छात्रावास निर्माण विद्यालय भवन निर्माण हेतु 6 करोड़ 81 लाख रुपए के बजट प्रावधान किया गया है। मदरसों मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत मदरसों मकतबों में आधुनिक विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि को पढ़ाने के लिए स्नातक शिक्षक को रुपए 6,000 प्रतिमाह, परा स्नातक के साथ बीएड शिक्षकों को रुपए 12,000 प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रुपए 50,000, विज्ञान एवं गणित किट हेतु रुपए 15,000, आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कंप्यूटर लैब की स्थापना हेतु 1 लाख रुपए प्रति मदरसा का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। न्याय जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर
न्यायालय परिसर में निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सरकार के शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना हेतु 103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के जनपदीय न्यायालयों में के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 420 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अंतरण किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण कार्य तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु CCTV कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद अन्न पूर्ति योजना हेतु 21,791 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रतिमाह निःशुल्क वितरण माह दिसंबर 2022 तक कराया गया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क कुकिंग गैस सिलेंडर के रिफिल हेतु 3,047 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। खांडसारी शक्कर योजना हेतु 218 करोड़ 40 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल विकास कोष योजना अंतर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु इस योजना के अंतर्गत 56 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यह योजना प्रदेश के 71 जनपदों में संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों एवं नेफेड के माध्यम से टेक होम राशन के रूप में 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कराया जा रहा है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 1 करोड़ 85 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में बजट में 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 6 वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण में कमी लाने, 6 माह से 59 माह तक के बच्चों में एनीमिया के स्तर से कमी लाने और गर्भवती धात्री महिलाओं में एनीमिया के स्तर से कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान संचालित है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 455 करोड़ 52 लाख रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक राजस्व मंडल में 1000 बालक बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक अध्ययन हेतु अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। इन विद्यालयों का संचालन आगामी 23-24 से प्रारंभ किया जाना है। अवशेष निर्माण कार्य हेतु 63 करोड़ रुपए तथा उपकरण आदि के क्रय हेतु लगभग 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं रुपए 1000 को चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष के कामगारों की पत्नियों को रुपए 6000 एकमुश्त दिए जाने का प्रावधान है। अधिकतम 2 नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एकमुश्त 20,000 रुपए तथा लड़की पैदा होने पर स्थिति में 25,000 रुपए बतौर सावधि जमा को 18 वर्ष के लिए होगा भुगतान किया जाएगा। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को रुपए 50,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा भुगतान किए जाने का प्रावधान है। निर्माण कामगार की मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को हकीकत करते हुए नई योजना निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपए 5 लाख जो 5 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में दिया है। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख 2 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में एवं अंत्येष्टि हेतु रुपए 25,000 एकमुश्त दिया है। पूर्ण स्थायी दिव्यांगता पर रुपए 4 लाख 4 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में स्थायी दिव्यांगता 50% से अधिक एवं 100% से कम पर रुपए 3 लाख 3 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में स्थायी दिव्यांगता 25% से अधिक एवं 50% से कम पर रुपए 2 लाख 2 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में देह अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में
रुपए 1 लाख एक मुश्त देय हैं। इस योजना के अंतर्गत समेकित की गई समस्त योजनाओं में माह नवंबर 2022 तक 37,149 लाभार्थी हैं तथा लगभग 419 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है। महात्मा गांधी पेंशन योजना में प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर एवं पूर्ववर्ती कम से कम 10 वर्षों तक लगातार लाभार्थी के रूप में सदस्य बना रहता है को प्रतिमाह रुपए 1,000 की दर से पेंशन देय है, जो उसके जीवित रहने तक उसे स्वयं और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी अथवा पति को दिए जाने का प्रावधान है। राजस्व उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटना वश मृत्यु दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है। इस योजना के अंतर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। योजना के अंतर्गत दुर्घटना वश मृत्यु दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। प्रदेश में वर्ष 2022 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के सापेक्ष दिनांक 21/12/2022 तक 6.68 लाख कृषकों को रुपए 261.42 करोड़ के कृषि निवेश अनुदान का वितरण किया जा चुका है। ये प्रक्रिया भी जारी है। मान्यवर विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय व्यय में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात मैं राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजकोषीय सेवाएं राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 34,560 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12,672 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2023-24 मान्यवर प्रस्तुत बजट का आकार 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए। बजट में 32,721 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। प्राप्तियां कुल प्राप्तियां 6,83,292 करोड़ 74 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 5,70,865 करोड़ 66 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,12,427 करोड़ 8 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 4,45,871 करोड़ 59 लाख रुपए है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 2,62,634 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,83,237 करोड़ 59 लाख रुपए है सम्मिलित है। कुल व्यय 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 5,02,354 करोड़ 1 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1,87,888 करोड़ 42 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि की प्राप्तियों में कुल व्यय घटाने के पश्चात 6,949 करोड़ 69 लाख करोड़ रुपए का घाटा अनुमानित है। लोक लेखे से 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 1,449 करोड़ 69 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष प्रारंभिक शेष 37,407 करोड़ 11 लाख रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 35,957 करोड़ 42 लाख रुपए अनुमानित है। राजस्व बचत 68,511 करोड़ 65 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 84,883 करोड़ 16 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48 लाख प्रतिशत है। हमारी FRBM की सीमा 3.5% है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास विश्वास के मंत्र को से अभिसिंचित और अनुप्राणित सर्वसमावेशी एवं त्वरित विकास की रणनीति पर आधारित प्रदेश की विकास यात्रा ने विरोधियों के स्वर को धीमा कर दिया है। यह इस बात का द्योतक है कि हमारी लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली ने अब अवश्य ही सबको प्रभावित किया है। हमने तो समंदर के रुख बदले हैं। मोदी योगी ने सोचने के सलीके बदले हैं। आप कहते थे कुछ नहीं होगा, हमने आपके भी सोचने के तरीके बदले। मान्यवर
मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों और प्रदेश की मंत्रिपरिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। मान्यवर, मान्यवर रामधारी सिंह दिनकर ने 2 लाइनें कही थी, मैं उसी से इसका समापन करना चाहता हूं कि सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है और ये नखत अमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा। आज अभी